नमस्ते। अपन ने पहले दूसरा पाठ है ये, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इस पाठ के जो मानचित्र थे वो अपन ने कुछ दिन पहले देखे थे, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी के बारे में, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है कि अपनी पुस्तक निकाल करके ये पाठ चालू मैं बोल रही हूँ, उसके साथ साथ आपको ये पूरा पढ़ के समझना भी है, ठीक है। इसमें मैं मुख्य पॉइंट आपको बताऊंगी, जैसे कि क्या है इसमें बताया गया है। जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सूबेदार व जमींदार ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें बनाना शुरू कर दिया था और बाद में दिल्ली की सत्ता प्रभावी नहीं रह गई थी, केंद्र नहीं रही, मतलब कि वो जितनी प्रभावी पहले थी उतनी अब नहीं रही। अब इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में अपन देखेंगे कि 18वीं सदी तक भारत में पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए व्यापारिक चौकियों व किलों का निर्माण करने लगी थी। मतलब अलग अलग चौकियां बनाने लगी थी और अलग अलग अपने किले बनाने लगी थी, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपन ने कहा था पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कि पूर्व क्षेत्र दिशा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया था। अब है इसके बाद में अपन देखेंगे कि विदेशी कंपनियां भारत में सस्ते में सामान खरीद लेती थी और यूरोपीय देशों को बेचती थी। उनका एक मुख्य काम ये भी था, क्या करती थी कि भारत से सस्ते सामान खरीद लेती थी और यूरोप देशों में बेचती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के जो सामान बने हुए थे ना, जो भी भारत में सामान बनते थे उसकी बहुत अधिक वैल्यू थी। जो सामान बनते थे वो कौन कौन से बनते थे वो अपन को इसमें देखना है। उसमें थे कि बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आवागमन अब हुआ, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया जो अपनी कंपनी थी उसने क्या किया था कि यहाँ पे प्रवेश करना शुरू किया था। ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों में व्यापार की इजाज़त मांगी थी। अपन ने पहले मानचित्र में पढ़ा था ना वो वाला। उसके बाद में अपन देखेंगे भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्रियाँ 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे से शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे ये, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपनी ने व्यापार बढ़ाने के साथ साथ व्यापारियों एवं सौदागरों को फैक्ट्रियों के आसपास ही बसाना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, जो सौदागर थे ना उनको पास पास में ही बसाना शुरू कर दिया था कि वो अलग अलग नहीं जाए। आबादी के चारों ओर किलाबंदी कर ली थी, मतलब किलाबंदी कर ली थी कि कोई बाहर से प्रवेश नहीं करे। शुरू में कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। उसके बाद में इनमें से एक गांव था कालीकत्ता था, जो अब कलकत्ता बना। औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान भी क्या किया था, उन्होंने जारी कराया था। देखिए आप, इसमें लिखा है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, है ना। जो कंपनी के अफसर थे वो इसमें नवाब बन गए थे। इसके साथ में हम देखेंगे कि कंपनी के साथ साथ जो अंग्रेज अफसर स्वयं का कारोबार अलग से करते थे उन्होंने भी क्या किया, फिर शुल्क देना, जो टैक्स लिया जाता था ना वो देना बंद कर दिया था। ये है ना, टैक्स देना बंद कर दिया था और भारत अलग से काम करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, कंपनी और बंगाल के नवाबों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और इसके बाद था अपना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये अपन अब देखेंगे, है ना। अपन को ये सारा पढ़ना है ध्यान से। अब था कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? एक तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। कब हुआ था? सन 1757 में। ये बातें हमारे को क्या करनी है कि बीच के प्रश्नों में लिखनी है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला मारा गया तथा कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। कंपनी ने क्या किया, फिर मीर जाफर था ना उसको नवाब बना दिया था, है ना। उसके बाद में मीर जाफर
के कंपनी विरोधी कार्य के कारण उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम के विरोधी रुख के कारण उसे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। इसे हराकर फिर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को बंगाल के विशाल जो राजस्व थे, है ना, जो राजस्व वगैरह मिलते थे, राजस्व क्या होता है? जो टैक्स के रूप में अपन को मिलता है, वो उसके लिए क्या करता कि राजस्व व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। कंपनी को भारत से माल खरीदने के लिए अब ब्रिटेन में से सोना व चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही। वह बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारत में माल खरीदने, सेना रखने, किले बनाने के लिए प्राप्त धन उपलब्ध होने लगा। अब इसके बाद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे ही भारतीय रियासतों पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उन्होंने सहायक संधियां तथा विलय नीति अपनाकर धीरे धीरे भारतीय भूभागों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। मतलब उन्होंने सीधे नहीं कब्जा किया, बल्कि कब्जे की नीतियां उनकी अलग रही थी। उनकी नीतियां क्या थी? विलय नीति थी, कि विलय का मतलब आपस में मिल करके करना, दूसरों को धोखा दे करके अपना प्राप्त करना, ये सब काम उन्होंने किए थे। किस तरह से अपन ने ये चर्चा कर ली थी मानचित्र की, है ना, मानचित्र की चर्चा कर ली थी। अब जो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने जो अपने यहाँ सत्ता स्थापित की थी, किस किस तरह से की थी, उस पर अपन ने पढ़ लिया था। अपने अपने उसमें उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया था। किसको? धीरे धीरे छोटी छोटी संधियों के माध्यम से उन्होंने संधियाँ स्थापित की थी। इस तरह से इस निष्कर्ष इस पाठ का क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई, जिन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया। 19वीं जो सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने पर यह प्रक्रिया क्या हो गई? और तेज होने लगी। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने लग जाते थे। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा पहले कितने हफ्ते लगते थे आने में? 6 से 8। अब 3 हफ्तों में ही ये यात्रा समेट दी थी, और अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में जल्दी जल्दी आने लग गए थे। इस तरह से जो 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश में जो शेष भूभाग था और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब आपको फिर से क्या याद करना है? ये क्वेश्चन आंसर है। एक से पाठ पढ़ करके अपन को ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।